हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ऑफ मूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर दोस्तों ये चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ। इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है कि जो एल्बर्टाइन थे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन वो पैदा हुए थे 14 मार्च 1879 को जर्मन की एक सिटी उल्म में। मतलब जर्मन की एक सिटी उल्म में, वहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे बिना किसी इंडिकेशन के दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। मतलब उन्होंने कोई भी अपना ऐसा संकेत नहीं दिया कि जिससे ये पता चले कि वो बहुत ही महान बनने वाले हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अपोजिट हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक। मतलब इसके अपोजिट उनकी मदर ये सोचती थी कि वो एक पागल हैं, फ्रीक हैं, सनकी हैं। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनको लिए मतलब उसकी मदर को जो आइंस्टाइन का सर है वो बहुत बड़ा दिखता था। एट द एज ऑफ 2.5 मतलब 2 और 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। मतलब आइंस्टाइन को बोलना नहीं आता था 2.5 साल की उम्र में भी। लेकिन जब उन्होंने पहली बार बोलना सीखा तो उन्होंने हर चीज़ दो बार बड़बड़ाते थे, वो हर चीज़ 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन को नहीं पता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ क्या करें। मतलब दूसरे बच्चों के साथ क्या करें ये आइंस्टाइन जानते ही नहीं थे। इसीलिए उनके जो दोस्त थे, उनके साथी थे, वो उसको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था क्या करना है। तो वो कुछ करते ही नहीं थे और उन बच्चों को बोर करते होंगे, तो इसीलिए वो उनके प्लेमेट्स ब्रदर बोरिंग बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। और वो जो यंगस्टर थे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन वो पूरा दिन अपने आप ही खेलते रहते थे, मच ऑफ द टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उनको ज़्यादातर मैकेनिकल टॉयज पसंद थे। मैकेनिकल टॉयज क्या मतलब वो टॉयज जिसमें कोई मैकेनिक होता है, मतलब जो तंत्र से चलते हैं, उन टॉयज को पसंद था, वो खेलते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, मतलब अपनी नई जन्मी बहन की तरफ देखकर उन्होंने कहा, जिसका नाम था माजा। उनकी बहन का नाम क्या था? माजा। और वो उनकी तरफ देख के कहते हैं ही सेड टू हैव सेड, मतलब वो ये कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? फाइन बट वेयर आर आर व्हील्स। उनके पहिए कहाँ हैं? एक हेडमास्टर ने वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein choose as a profession would not matter because he will never make success at anything। एक बार तो उनके जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, उनके पापा को ये कह देते हैं कि आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। मतलब आइंस्टाइन जो भी अपने प्रोफेशन के रूप में चूज़ करते हैं, मतलब आइंस्टाइन क्या कार्य चूज़ करते हैं वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आइंस्टाइन कभी अपने जीवन में सफल ही नहीं होंगे। तो वो क्या भी कुछ भी चूज़ कर लें वो सफल ही नहीं होंगे। ही विल नेवर मेक इट सक्सेस एट एनीथिंग। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना सीख गए थे, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट। मतलब बाद में वो बहुत ही प्रतिभाशाली वायलिनिस्ट बन गए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और इन्होंने अपने इस स्कूल को पूरे जीवन भर चलाया था। मतलब वो 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना सीख गए और फिर वो बड़े हो गए, मतलब फिर वो एक बहुत ही हुनर और प्रतिभाशाली वायलिनिस्ट बन गए। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पीपल। लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो एक बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। मतलब बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पीपल। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो एक बुरे शिष्य नहीं थे, मतलब वो एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। वो हाई स्कूल गए थे म्यूनिक में, मतलब उन्होंने म्यूनिक में हाई स्कूल करा था, जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली जो थी वो मूव करी। मतलब जहाँ पे आइंस्टाइन की फैमिली गई थी जब वो 15 महीने के थे, वहीं तब उनकी फैमिली म्यूनिक में शिफ्ट हो गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और उन्होंने लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर प्राप्त करे थे आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। आइंस्टाइन को जो स्कूल के कड़े नियम थे ना, उससे नफरत थी। वो स्कूल के रेजिमेंटेशन से नफरत करते थे, मतलब स्कूल के कड़े नियमों से नफरत करते थे। एंड ऑफन और अक्सर झगड़ जाते थे टीचर्स के साथ। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल। आइंस्टाइन को इतना बुरा लगा, इतना अजीब सा महसूस हुआ कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया परमानेंटली। फॉर गुड में यहाँ पे फॉर गुड है ना, यहाँ पे आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल दैट देयर ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब यहाँ पर है परमानेंटली। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने इतना स्टिफल महसूस करा कि उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, एल्बर्ट पेरेंट जो उससे पहले वाले साल एल्बर्ट के जो माता पिता थे
वो मिलान चले गए थे और अपने उस बेटे को अपने रिलेटिव रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत सारी चर्चा के बाद आइंस्टाइन ने फिर से अपनी इच्छा बना ली कि वो दोबारा से पढ़ाई करेंगे, दोबारा से एजुकेशन करेंगे जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में, मतलब जर्मन बोलने वाले स्विट्ज़रलैंड में दोबारा पढ़ाई करेंगे। एक सिटी है विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक, मतलब जो म्यूनिक सिटी थी ना उससे भी ज़्यादा आज़ाद थी वो, मतलब उसमें ज़्यादा रेजिमेंटेशन नहीं हुआ करता था, मतलब ज़्यादा वो सख्त नहीं थी वो सिटी, है ना, मतलब वो स्कूल। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Munich, Zurich। जो आइंस्टाइन थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली थे मैथमेटिक्स में, और वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी फिजिक्स, मतलब मैथ में तो वो बहुत ही अच्छे थे और उन्हें फिजिक्स अच्छी लगती थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, उन्होंने निश्चय किया कि वो ज्यूरिक वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग, लेकिन साइंस ही केवल वो चीज़ नहीं थी जो उनको अच्छी लगती थी। दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, जो डैशिंग यंग मैन को अच्छी लगती थी विद द वॉलरस मुस्टाच, मतलब केवल साइंस ही उनको अच्छी नहीं लगती थी, उनको अपनी घुमावदार मूछें भी अच्छी लगती थी, उनको अपनी मूछें भी अच्छी लगती थी। ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट, उनको एक लड़की में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया था जिसका नाम था मेलिवा मैरिक, whom he found to be a clever creator, जिसमें उन्होंने एक क्लेवर क्रिएटर देखा था, मतलब उसमें उन्होंने एक चालाक व्यक्ति देखा था। दिस यंग सर्ब, वो एक सर्बियन थी तो इसलिए उनको सर्ब कहते हैं। वो यंग सर्ब हैड केम टू स्विट्ज़रलैंड, मतलब वो स्विट्ज़रलैंड से आई थी इसलिए सर्ब कहते हैं। बिकॉज दिस यंग सर्ब हैड केम टू, मतलब सर्ब मतलब सर्बिया से आई थी वो, और वो स्विट्ज़रलैंड में आकर ठहरी थी क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है ज्यूरिक की वो वन ऑफ द फ्यू है यूरोप में, मतलब यूरोप में वो एक ज्यूरिक यूनिवर्सिटी थी, उसमें पढ़ने आई थी, और वो उसी यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ने आई थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी यूरोप में ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वुमेन डिग्री पा सकती हैं। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, मतलब आइंस्टाइन को उनमें एक साथी दिखा फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट। फिलिस्तीन कौन थे? वो लोग थे उनके परिवार में और उनकी यूनिवर्सिटी में जिनसे ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑल, मतलब जिनसे वो लगातार झगड़ते रहते थे। मतलब उस मेलिवा मैरिक में जो उनकी साथी थी उनमें उन्होंने एक ऐसा साथी ढूंढा जो उनके दुश्मनों के, मतलब जिनसे वो उनकी बनती नहीं थी उसके खिलाफ वो भी रहेगी वो लड़की। द कपल फेल इन लव, वो जो कपल था वो प्यार में पड़ गए, मतलब प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड, मतलब वो जो पत्र हैं वो अब भी बचे हैं जिसमें उन्होंने अपने लव को शब्दों में दिया था। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion, मतलब वो मेलिवा मैरिक को लेटर में लिखते हैं कि मैं कितना अच्छा और गर्व महसूस करूँगा जब हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे अपने रिलेटिविटी वाले टॉपिक पर। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, 1900 में 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे लेकिन बेरोजगार थे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वाज एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे और वो अब भी अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने काम करा टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, गेव प्राइवेट लेसन्स भी दिए लोगों को। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, मतलब पेटेंट ऑफिस एक जगह है, पेटेंट ऑफिस बर्न की एक पेटेंट ऑफिस में उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक जॉब प्राप्त कर ली 1902 में। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, मतलब जो वैसे कि उनको इसलिए रखा गया था कि वो दूसरे लोगों की इन्वेंशन में मदद करते थे। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलप हिज ऑन आइडिया एंड सीक्रेट, लेकिन उनको रखा तो इसलिए गया था कि वो दूसरे लोगों की मदद करेंगे उनके इन्वेंशन में, लेकिन आइंस्टाइन अपना खुद के इन्वेंशन डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर टू हेड द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, वो अपने जो ड्रॉर है ना वो अपने ड्रॉर को मजाक से क्या बुलाते थे? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, मतलब एक लैब बुला देते थे उसको, अपने डेस्क को एक थियोरेटिकल फिजिक्स का डेस्क मानते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब एक बहुत ही फेमस पेपर 1905 का जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। अकॉर्डिंग टू विच, मतलब 1905 में एक बहुत फेमस पेपर छपा था जिसमें आइंस्टाइन ने अपने
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी थी, अकॉर्डिंग टू विच, जिसमें उनके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब वो दोनों एक नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, if one of them has been moving with very fast relative to the other। मतलब ये कहते हैं कि दो क्लॉक अगर एक साथ चलेंगी, और अगर एक पहली वाली ज़्यादा तेज़ चल रही है और दूसरी वाली स्लो चल रही है, तो वो दोनों एक ही जगह पे एक साथ नहीं पहुंचेंगी। पहले वाली ज़्यादा जल्दी पहुंचेगी, दूसरी वाली बाद में। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, इससे वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फार्मूला आया था, जिसने डिस्क्राइब करा था रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी के बीच में रिलेशन समझाया था। वाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब आइंस्टाइन सबसे मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स में, उनकी जो प्राइवेट जीवन था वाज अनरेवलिंग, मतलब उनका जो प्राइवेट जीवन था वो बहुत ही खतरे में आ गया था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडी, मतलब जो एल्बर्ट थे अपनी साथी मेलिवा से शादी करना चाहते थे अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, लेकिन जो उनकी मदर थी वो उस शादी के खिलाफ थी। सी थॉट, उन्होंने सोचा कि जो मेलिवा है जो उनसे 3 साल बड़ी हैं, वो उनके बेटे के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। मेलिवा 3 साल बड़ी थी आइंस्टाइन से, और उन्हें लगा कि मेलिवा उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। सी वाज आल्सो बॉदर्ड बाई मेलिवा इंटेलिजेंस, उनको मेलिवा की जो चालाकी है उससे भी वो खुश नहीं थी, मतलब उनको डर लगता था, वो चिंतित रहती थी मेलिवा की चालाकपने से। सी इज़ ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, उसकी मम्मी कहती थी कि वो तुम्हारी तरह ही एक किताब है। आइंस्टाइन पुट वेडिंग ऑफ द पेयर, लेकिन जो जोड़ा था उन्होंने अंत में जनवरी 1903 में शादी कर ही ली, एंड हैड 2 सन, और 2 बच्चे हुए। बट ए फ्यू ईयर लेटर, लेकिन कुछ ही साल बाद वो जो शादी है वो टूट गई, कुछ साल बाद शादी टूट गई। मेलिवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, मतलब पहले 1903 जनवरी में उन्होंने शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए, लेकिन फिर जो मेलिवा थी वो उनके साथ खुश नहीं रह रही थी। आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार लड़ने के बाद, मतलब बहुत सालों की लड़ाई के बाद, जो कपल है उन्होंने आखिर 1919 में डिवोर्स तलाक ले लिया, और आइंस्टाइन ने शादी कर ली एल्सा से। उसी साल 1990 को आइंस्टाइन ने किससे शादी कर ली? एल्सा से, जो उनकी कज़न थी। आइंस्टाइन्स न्यू personal chapter considered with his rise to the world fame. In 1950 he had published his general theory, 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी छापी थी, जिसने एक न्यू इंटरैक्शन ग्रेविटी की एक नई पहचान बना दी थी। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉड प्रूफ, और जो एक्लिप्स था मतलब सूर्य ग्रहण था 1919 में, उसने बता दिया था कि ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस दैट द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्ट थ्रू द सन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब आइंस्टाइन ने पहले बता दिया था कि कब, बहुत सही पहले बता दिया था, एडवांस में बता दिया था कि विच द लाइट वुड फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, मतलब जो लाइट है स्टार से वो कब डिफ्लेक्ट होएगी सन की ग्रेविटेशनल फील्ड से, पहले ही बता दिया था। न्यूज़पेपर ने तारीफ़ करी थी इस काम की साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लिए, मतलब उन्होंने इसको, इस जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर वालों ने इसको एक साइंटिफिक क्रांति के नाम से छापा था। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 1921 में। उन्होंने क्या मिला था उनको? आइंस्टाइन को मिला था नोबेल प्राइज़। He was showered with honor and invitation from all over the world and lauded by the press, मतलब उन्हें बहुत सारे देशों से इनविटेशन मिला था। When the Nazi came to power in January 1933, मतलब जब जर्मनी में नाजीज तो थे 1933 में, जब वो पावर में आए, आइंस्टाइन वो यूनाइटेड स्टेट में चले गए। आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट में चले गए 5 साल बाद। न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी के बाद 5 साल बर्लिन में हेड अमेरिकन साइकिटिस्ट इन एन अप्रोच, मतलब जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई थी तो जो अमेरिकन साइकिटिस्ट थे वो बहुत ही शोर शराबे में आ गए थे, मतलब हल्ले गुल्ले में आ गए थे, डर गए थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड मतलब जब जो जर्मनी के बहुत सारे इन्वेंटर्स थे, जो साइकिटिस्ट थे, वो डर गए थे और वो उन्होंने फासिज्म कर लिया था, और वो उन्होंने वैसे ही करा जैसे कि आइंस्टाइन ने करा। एंड नाउ
और दे वर अफ्रेड द नाजी कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बम। और वो जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे वो डर गए थे कि कहीं जो नाजीज हैं वो अपना खुद का एटॉमिक बॉम्ब ना बना दे और वो उनके खिलाफ यूज ना करें। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। मतलब आइंस्टाइन के साथी ने उनसे रिक्वेस्ट करी और आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्होंने वार्न करा था कि एक सिंगल बम, इस प्रकार का एक सिंगल बम एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, यदि एक पोर्ट में एक्सप्लोड करा जाता है, फोड़ा जाता है, तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट। मतलब एक पोर्ट के किसी भी हिस्से में फोड़ा जाता है तो पूरा पोर्ट ही तबाह कर देगा। डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और कुछ आसपास के क्षेत्र को भी बर्बाद कर देगा। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। मतलब उनका जो शब्द था वो फेल नहीं हुए प्रभाव, उन्होंने जो लेटर लिखा था ये फेल नहीं हुआ, ये सफल हो गया था। अमेरिकन ने इसलिए खुद का अपना एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर दिया था। मतलब उन्होंने मतलब अमेरिकन को ये जता दिया था कि जो ये एटॉमिक बॉम्ब है ये बहुत खतरनाक है और अगर ये किसी भी पोर्ट के एक हिस्से में फोड़ा जाए तो पूरा पोर्ट ही तबाह हो जाएगा, पूरा बंदरगाह तबाह हो जाएगा और फिर उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं वो भी तबाह हो जाएंगे। और इसीलिए फिर अमेरिकन ने अपना खुद का एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेट से बना लिया और उसे गिरा दिया जापानी सिटी में, जापान की हिरोशिमा और नागासाकी की सिटी में 1941 में, अगस्त 1941 में गिरा दिया। आइंस्टाइन वॉज डीपली सिकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इस तबाही के कारण जो आइंस्टाइन थे वो बहुत ही डर गए थे, बहुत ही शोक में आ गए थे। दिस टाइम इस बार उन्होंने लिखा था एक पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड स्टेट। दिस टाइम मतलब उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन की पब्लिक को एक लेटर लिखा था। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने उसमें एक रिक्वेस्ट मांगी थी कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, अनलाइक द लेटर ऑफ द, मतलब जो पहला लेटर लिखा था उन्होंने, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन, मतलब इस बार इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जो इन्होंने लेटर लिखा था इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट द वन मेड नो, मतलब दिस वन मेड नो इफेक्ट। मतलब पहले वाला जो लेटर लिखा था जिन्होंने उसमें अमेरिकन को वार्न करा था वो तो सफल हो गया, उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन जो ये दूसरा लेटर लिखा था मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाने का, ये सफल नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन, अगले ही दशक तक मतलब 10 सालों में आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे, घुल मिल गए थे और वो कैंपेन कर रहे थे, एजिटेटिंग कर रहे थे फॉर एन एंड टू आर्म बिल्डअप। मतलब जो सेनाएं खड़ी करी जा रही हैं और अपनी पॉपुलैरिटी का वो यूज़ कर रहे थे कैंपेन करने के लिए, शांति के लिए, प्रजातंत्र के लिए, और वो अपने कैंपेन चला रहे थे कि जो बहुत सारे एटॉमिक बम बनाए जा रहे हैं या फिर हथियार बनाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। और जब आइंस्टाइन मरे थे 1955 में एट द एज ऑफ 76 साल की उम्र में जब आइंस्टाइन मरे थे, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज द साइंटिफिक जीनियस। उनको साइंटिफिक जीनियस के नाम पे, साइंटिफिक जीनियस की तरह भी सेलिब्रेट करा गया था और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में भी सेलिब्रेट करा गया था। मतलब जब आइंस्टाइन 1955 में 76 साल की उम्र में मरे थे तब उनको सेलिब्रेट करा गया था एक साइंटिफिक जीनियस और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में। तो इस चैप्टर में बस आइंस्टाइन के बारे में ही बताया गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और यार दोस्तों अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।